अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़फ़र ख़ान और आप देख रहे हैं क़ायद-ए-आज़म यूनियन। आज हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और इसकी हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में एक रेफ़रेंस बेस्ड डिस्कशन करेंगे ताकि हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर बेसिक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके फ्लॉज़ क्या हैं। मैंने चंद दिन पहले एक आर्टिकल लिखा तो बहुत से लोग उसको नहीं पढ़ सकते, तो हम इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल का नाम था कि व्हाई गवर्नमेंट्स फेल, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस और पेंसिफ ऑफ फेलियर। पाकिस्तान के हवाले से हम देखेंगे कि गवर्नमेंट्स बेसिकली फेल क्यों होती हैं, उनकी रीजंस क्या होती हैं फेलियर की। देन वी वुड मूव टुवर्ड के इसके जो हैं वो वे फॉरवर्ड क्या है, हम इस क्राइसिस से निकल कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दुनिया की जो अजीम कौमें हैं उनके हवाले से अगर हम देखें, जैसे अमेरिका है, जापान है, इसके अलावा चाइना है या फिर यूरोप है, तो इन कौमों ने तरक्की क्यों की। चाइना को एक्सक्लूड करके हम सबसे पहले आते हैं अमेरिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर या फिर जापान। ये जो सारे कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। हम जब वाई नेशन फेल पढ़ते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, तो उसके जो राइटर हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जी जिस कंट्री का सिस्टम जो है वो इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि आम लोगों की पार्टिसिपेशन उस कंट्री के अंदर, उस कंट्री के जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का, अगर आम लोगों की पार्टिसिपेशन होगी तो उसको हम इंक्लूसिव सिस्टम कहेंगे। इंक्लूसिव जो भी कंट्री होगा, इंक्लूसिव इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर बेस्ड होगा, इंक्लूसिव इकोनॉमिक सिस्टम होगा, इंक्लूसिव पॉलिटिकल सिस्टम होगा, तो वो कंट्री तरक्की करेगा। इसकी वजह ये है कि आम लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यही लेसन जो है बार बार आप वाई नेशन फेल जो बुक है अगर उसको पढ़ें तो यही लेसन बार बार दोहराया जाता है कि जो भी कंट्रीज तरक्की कर रहे हैं या जिन्होंने भी तरक्की की है, उनका जो सिस्टम था वो इंक्लूसिव इकोनॉमिक सिस्टम था। अगर एक्सक्लूसिव सिस्टम होगा जिसमें आम लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तो वो एक अथॉरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेसी बन जाएगी, जहाँ पे आम लोगों की जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो फर्स्ट जो स्टेप है किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए वो है इंक्लूसिव इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें आम लोग शामिल हों डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूसिव जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इंक्लूसिव पॉलिटिकल सिस्टम है, वो लैक करता है क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके बाद जी हम एक अगली बुक के ऊपर आते हैं जहाँ से हमने एक लेसन निकाले हैं कि रुचिर शर्मा जो हैं एक इंडियन राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी 10 रूल्स फॉर सक्सेसफुल नेशन। उस बुक में ये बात करते हैं कि कोई भी कौम अगर वो तरक्की करती है तो उसके लिए 10 जो हैं वो रूल ज़रूरी हैं। 10 में से हम 1, 2, 3 देखेंगे जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है टैक्स कलेक्शन। पाकिस्तान में प्रोबेबली 1.95 के लगभग जो परसेंटेज है वो लोग टैक्स पे करते हैं, बाकी फारिग हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए अगर उसने तरक्की करनी है तो टैक्स कलेक्शन मस्ट बी अबव 15% ऑफ जीडीपी। पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन जो है वो 8 से 12 के दरमियान ही रहती है, मोस्ट प्रोबेबली 10 की एवरेज है। तो टैक्स कलेक्शन जो है पाकिस्तान बिल्कुल भी रेवेन्यूज जनरेट नहीं कर सकता टैक्स कलेक्शन से। हालांकि अगर 1% भी पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन के अंदर अगर लोगों को लाए तो पाकिस्तान कैन जनरेट $10 बिलियन। फिर हम देखते हैं इसी के साथ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इन्वेस्टमेंट इज़ वाइटल। जो रुचि शर्मा है वो इसी बुक में आर्ग्यू करते हैं कि अगर एक कंट्री के अंदर आप 25% या 20% मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लोग कर रहे हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो कंट्री तरक्की करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर द रेट इज़ बिलो 15%। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। दूसरा ये है कि फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, जिस तरह को देख के इसमें हम देख सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रहा है, तो फ़ॉरेन जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान में नहीं आते। देन थर्ड जो वाइटल फीचर है किसी भी कंट्री के लिए वो उसकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो उसको एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है तो ज़्यादा, लेकिन हम इसको कहीं पे चैनलाइज नहीं कर पा रहे। जो भी हमारे यहाँ लेबर पूल है वो अनस्किल्ड है, उनके पास कोई स्किल नहीं है। जापान की पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली 99% स्किल्ड है और बहुत ही जो है हाई स्किल्ड लेबर है। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इंस्टेड के हमारे लिए ट्रम्प कार्ड होता है, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन गई है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके लिए, किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए। देन वी मूव टुवर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद फ्यू चेंजेस हर कंट्री में डिफरेंट तरह से ये वर्क कर रही है। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रूल आ जाता है, ऑटोक्रेसी आ जाती है या क्लेप्टोक्रेट्स आ जाते हैं, जो लोग लीस्ट क्वालिफाइड होते हैं गवर्नमेंट में वो आ जाते हैं। पाकिस्तान का सिनेरियो भी कुछ इस तरह का है। जो अभी आप गवर्नमेंट देखें, पीडीएम की गवर्नमेंट, तो वहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि सबसे जो है नालायक लोग वहाँ पे ऊपर बैठे हैं।
और जो है कोई भी स्किल्ड बंदा गवर्नमेंट में नहीं है, कोई भी इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है हमारे पास इस गवर्नमेंट के अंदर। दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट जो है अपोजिशन को बिल्कुल ही ख़त्म कर रही है। प्रोबेबली 13 to 15 पार्टीज़ की कोalition है जो 1-2 अपोजिशन पार्टियों को बिल्कुल ही ख़त्म कर रही है। तो जो गवर्नमेंट जो है, जो भी कंट्री जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करेगा, तो उसका जो फ्यूचर है वो डूम्ड टू फेलियर है, वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या एक्सेसिव ह्यूमन राइट वायलेशन होंगी जो पाकिस्तान में इस टाइम पे हो रही हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ वाइटल। वाई डेमोक्रेसीज फेल, एक बुक है वो अगर आप कंसल्ट करें बहुत मज़े की है कि गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ कैसे कन्वर्ट होती है। तो वो जो है अपोनेंट्स को बिल्कुल ख़त्म कर रहे होते हैं, मीडिया फ्रीडम पे पाबंदी होती है, एनिमीज़ ट्रीट करते हैं अपने राइवल्स को। जो भी आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं उनको आप राइवल ट्रीट करें कि आप कॉम्पीट कर रहे हैं सिस्टम में, ना कि एनिमी कि उनको आपने ख़त्म करना है। जो करंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसको बिल्कुल ख़त्म करने पे तुली हुई है। तो डेमोक्रेसी इज़ वाइटल कि कोई भी तरक्की जो है कंट्री अगर तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। फिर हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल पोटेंशियल या इंडस्ट्रियल पावर के ऊपर। एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है द राइज़ एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, पॉल कैनेडी ने लिखी है और उसमें 1500 से लेके 2000 तक वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखते हैं और किस तरह जो है इंडस्ट्रियल पावर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सक्सेस एंड फेलियर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। तो उनका ये आर्गुमेंट है कि किसी भी कंट्री की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी इकोनॉमिक बेस स्ट्रॉन्ग हो, उसकी इंडस्ट्रियल पावर हो, ये नहीं कि उसकी मिलिट्री पावर ज़्यादा हो। पाकिस्तान 70 साल से मिलिट्री को बजट जो है वो दिए जा रहा है और इंडस्ट्री के ऊपर हमारा कोई वर्क नहीं है, इंडस्ट्रियल हमारी आउटपुट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, ना ही हमारे पास इस तरह की स्किल्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग लेबर है। तो पाकिस्तान का जो मोस्टली बजट जाता है जिस तरह इस बार भी 1800 बिलियन जो है हमने दे दिया है मिलिट्री को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत कम है। तो कोई भी कंट्री जो है वो अगर सक्सेसफुल बनना चाहता है वर्ल्ड अफेयर में तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पावर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये बुक भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको डिफरेंट नेशंस के जो है वो अहवाल मिलेंगे। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका ने क्यों वर्ल्ड के ऊपर रूल किया है, अभी तक कर रहा है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो इसकी इंडस्ट्रियल पावर है। इंडस्ट्री इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा आउटपुट है कि ये अभी भी जो है 100 साल बाद भी वर्ल्ड को जो है वो कम्पीट कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए कि उसका जो कल्चर ऑफ पावर है या गवर्नेंस है वो कैसे वर्क करता है, उस कंट्री की गवर्नमेंट किस तरह वर्क करती है। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे कंट्रीज से इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर। इल्हान नियाज़ साहब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त टीचर हैं, उन्होंने बुक लिखी है बहुत ज़्यादा गवर्नेंस और पावर के ऊपर। तो 2 बुक्स आई वुड रेफ़र कि आप लोग लाज़मी कंसल्ट करें। एक तो है स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज और दूसरी है द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान। कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान में आप देखते हैं कि जो डॉक्टर इल्हाम नियाज़ हैं वो ट्रेस करते हैं पाकिस्तान का जो गवर्नेंस और पावर का कल्चर है हिस्ट्री में किस तरह था, फिर ब्रिटिश टाइम पीरियड पे किस तरह था, फिर आगे पाकिस्तान के जो क्रिएशन है इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह का एक्सरसाइज हो रहा है पावर का। किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे पावर जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज बेसिस पे एक्सरसाइज हो, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बंदा आता है, वो पावर के ऊपर, पावर पोजीशन के ऊपर बैठ जाता है, वो अपने लॉयल अपॉइंट करता है डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, अपनी व्हिम्स के ऊपर डिसीजन करता है, किसी से कोई पूछता नहीं है, किसी से कोई मशवरा नहीं लेता, कोई इंस्टीट्यूशनल हायरार्की नहीं है या कोई भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है कि पॉलिसीज़ बने। बस एक ही पर्सन होता है, वन मैन शो होता है, वो सारे काम कर रहा होता है। जैसे हम देखते हैं क़ायद आज़म के बाद लियाकत अली खान, लियाकत अली खान के बाद अयूब खान, अयूब खान के बाद भुट्टो, भुट्टो के बाद ज़िया, ज़िया के बाद बेनज़ीर, नवाज़ शरीफ, मुशर्रफ, फिर इमरान खान। सारों का यही सिस्टम है कि वन मैन जो डिक्टेट करता है वही सिस्टम चल रहा है और इसी की वजह से मुल्क में जो है वो तबाही बर्बादी हो रही है। एक पर्सन के डिसीजन 100% हर वक्त तो ठीक नहीं होते। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कल्चर है पावर का, जहाँ पे लॉयर्स अपॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर। जैसे अभी इसहाक डार साहब नवाज़ शरीफ के क्योंकि रिश्तेदार हैं, उनके लॉयल हैं, तो उनको वज़ारत ख़ज़ाना दे दी और वो पाकिस्तान का बेड़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गर्क कर रहे हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्सरसाइज हो पावर का और किसी भी अथॉरिटी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हों, ताकि वो आर्बिट्रेरी या जो है ऑटोक्रेटिक पावर्स यूज़ ना करे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में जो है पावर वो काफ़ी आर्बिट्रेरीली यूज़ हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है किसी भी कंट्री की कामयाबी का वो है उसका वर्ल्ड व्यू। पाकिस्तान वर्ल्ड व्यू क्या कहते हैं? वर्ल्ड व्यू जो है वो आपका नुक्ता नज़र होता है दुनिया को देखने का। आप दुनिया को परसीव किस तरह करते हैं, आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ को ये देखते हैं कि यार ये तो होना ही था, बस किस्मत में लिखा था तो ये हो गया।
जिस तरह इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना है, अब इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। द थिंग इज़ दैट कि जब आपका वर्ल्ड व्यू चेंज होता है कि नहीं भाई हम रिस्पॉन्सिबल हैं चीज़ों के, हमने इस मुल्क को इस नहज पे लाके खड़ा किया है, हमने चीज़ें ख़राब की हैं। ये नहीं कि नेचुरली बस किस्मत में यही था तो पाकिस्तान ख़राब हो गया। भाई जापान क्यों ख़राब नहीं होता, अमेरिका क्यों नहीं होता, भाई चाइना क्यों नहीं होता। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम हर चीज़ जो है वो किस्मत पे डाल देते हैं, यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं। अगर तरक्की होनी है तो वो भी किस्मत से करेंगे, क्योंकि हमने काम तो ढंग का करना नहीं, ना हमने वर्क करना है किसी चीज़ के ऊपर। तो वर्ल्ड व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर ने बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि कोई भी आप काम करें तो आप उसको एज़ अ सवाब की नीयत से करें, और उसका जो आउटकम हो वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं तो आप इतना वर्क करें और आप प्रॉफ़िट को एज़ अ सवाब लें कि यार ये तो अच्छा काम हो रहा है, और मोर एंड मोर प्रॉफ़िट अकामुलेट करें। जितना ज़्यादा आपकी फिर वर्क एथिक्स इंप्रूव होती जाएँगी, आप प्रॉफ़िट अकामुलेट करते जाएँगे, आपके पास प्रॉफ़िट आता जाएगा, आप इन्वेस्ट उससे कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट होगी, फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये एक सिस्टम चल पड़ेगा कि हम जो है किसी भी फ़ील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। यूरोप की तरक्की का राज अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ये था कि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो थी, वर्क एथिक्स, उन्होंने काम करना शुरू किया, लोगों ने फिर प्रॉफिट कमाया। इसी वजह से फिर कैपिटलिज्म भी डेवलप होता गया कि हर कोई इंडिविजुअली मेहनत और लगन से काम करता था, मुनाफा कमाता था, तो इस वजह से फिर उनकी तरक्की शुरू हो गई। पाकिस्तान में ये है कि हम सारे बैठ के खाना चाहते हैं, एक बंदा काम करता है थोड़ा बहुत और उसको सारा जो है इसके हर कोई खाता है। तो पाकिस्तान में वर्क एथिक्स बिल्कुल नहीं है, काम तो हमने करना नहीं है, क्योंकि काम करेंगे तो फिर थोड़ा-सा हमें जो है औखा होना पड़ेगा, तो वो हम चाहते नहीं। सारे हम चौधरी हैं, खान हैं, साईं हैं, पता नहीं क्या-क्या हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड व्यू पाकिस्तान को तब्दील करना पड़ेगा। ये तो हमने कुछ चीज़ें देखी कि कौन-कौन से जो हैं इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से कंट्रीज़ तरक्की करते हैं और जिनकी वजह से कंट्रीज़ नाकाम होते हैं। अब हम देखते हैं पाकिस्तान का केस, हिस्ट्री में हमने क्या-क्या किया। पहली बात, 1947 से 58 तक हमने अच्छा गुज़ारा किया, डिस्पाइट के गवर्नमेंट में जो स्टेबिलिटी थी वो नहीं थी, लेकिन इकोनॉमिक बेसिस पे हम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हम अच्छा ग्रो कर रहे थे। फिर अयूब खान का दौर आया तो वहाँ पे हमने ऑफ़िशियली जो है कैपिटलिज़्म को ऑप्ट किया। अयूब खान ने हार्वर्ड से टीम मंगवाई, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन किया, उन्होंने गाइड किया, तो काफ़ी जो है बूम आया। लेकिन ये था कि उसमें फिर इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई, ईस्ट वेस्ट डिस्पैरिटीज़ क्रिएट हो गई, तो ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट होगा। भुट्टो साहब ने नेशनलाइज़ेशन का प्रोग्राम शुरू किया, जिसने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, क्योंकि नेशनलाइज़ेशन से लोगों के अंदर जो काम करने के जज़्बा है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम यही समझते हैं हर चीज़ सरकारी है जी, सरकारी काम को फिर आड़े हाथों लेते हैं हम। तो फिर ज़िया का दौर आया, ज़िया के दौर में फ़ॉरेन एड बहुत ज़्यादा हुई, तो फिर कंट्री की इकॉनमी ने बूम किया। फिर नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर आई, वहाँ पे आईएमएफ के प्रोग्राम वगैरह जो हैं केयर टेकर गवर्नमेंट ने चलाए, तो गुज़ारा हो गया। मुशर्रफ के दौर में फिर एड आई, 1-2 आईएमएफ प्रोग्राम भी वहाँ पे चल पड़े, तो गुज़ारा हो गया। लेकिन इसके बाद ज़रदारी, नवाज़, इस टाइम पे हम हमारी जो इकॉनमी है सारी वो बारोड है, हर चीज़ बारोड है। हम डिफ़ॉल्ट पे खड़े हैं, डिफ़ॉल्ट होने लगते हैं तो कभी चाइना से कुछ आ जाता है, कभी सऊदी अरेबिया से आ जाता है, कभी आईएमएफ दे देता है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने कोई एक सिस्टम नहीं अपनाया। ना हमारे पास डेमोक्रेसी है, ना हमारे पास इंस्टीट्यूशनल जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, ना हमारे पास वर्क एथिक्स हैं, ना हमारा वर्ल्ड व्यू मॉडर्न है, ना हमारे पास क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, और ना ही हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि हम कुछ वर्क करें। और सबसे जो खतरनाक चीज़ वो ये है कि आर्बिट्रेरी कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस है। नवाज शरीफ आता है तो वो किंग बन बैठता है, इमरान खान आएगा तो वो किंग बन बैठता है, मुशर्रफ किंग था, ज़िया किंग था, हर कोई अपने 5 7 8 साल जिसने भी गुजारे हैं तो एज अ किंग वन मैन शो हमने गुजारा है। इस वजह से पाकिस्तान ने 70 साल में कोई भी क्वांटम लीप फॉरवर्ड नहीं किया। फिर आ जाते हैं कि भाई इसका हल क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। इसका हल जो है वो टाइम तो लगेगा, एक चीज़ को लाज़मी बात है सेट करने के लिए बहुत टाइम ज़रूरी होता है। अभी 10-20 से 30 साल हमें लगेंगे एक सिस्टम को दोबारा से सेटअप करने के लिए। सबसे पहली चीज़, इलेक्शन कराओ, डेमोक्रेसी हो, कि जो भी गवर्नमेंट आए मैंडेट लेके आए। अभी जो पीडीएम गवर्नमेंट बैठी है वो 15 या 13 पार्टियों की कोलिशन है, उनके पास मैंडेट नहीं है। फिर ये है कि आप इंडस्ट्रियल पोटेंशियल बिल्ड करें, भाई मिलिट्री का बजट थोड़ा कम करें। कोई नहीं, हमारे ऊपर इंडिया ने अगर कब्ज़ा करना होता तो 71 में कर चुका होता। 71 में हमने नाकों वो चने जो चुभवाए गए हैं ना, तो उससे वो काबुल तक चले जाते अगर वो चाहते तो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, हमारे ऊपर कब्ज़ा करके उन्होंने क्या करना है भाई। फिर है कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल कल्चर ऑफ पावर हो भाई। प्राइम मिनिस्टर की लिमिट करो, टर्म्स 2 टर्म्स हों, 4 साल की टर्म्स हों, ताकि वो बंदा जाए, ख़त्म, बात ख़त्म करो। हमारी 1980 से लेके 2023 तक, मेरी पैदाइश से 20 साल पहले भी यही लोग थे, 20 साल बाद भी यही हैं, अगले 20 साल भी यही हैं, क्योंकि इन्होंने मरना तो है नहीं, हम बूढ़े हो जाएँगे। तो मसला ये है कि ना वर्ल्ड व्यू तब्दील हो रहा है, वही 1980 का जो बंदा माइंडसेट लेके आएगा वो आपको 2023 में कहाँ लेके जाएगा, ये अभी तक वही खड़े हैं। आईएमएफ से भीख माँग रहे हैं हम। हमारे पास अभी तक कोई दुनिया को चीज़ प्रेज़ेंट करने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है जो हमने दुनिया को इजाद करके दिया हो, कुछ भी नहीं है। ना हमने कोई बड़ा स्कॉलर पैदा किया है, ना हमने कोई इन्वेंशन की है, ना हमने कोई दुनिया में रोल प्ले किया है।
दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। सऊदी अरब, ईरान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, हमारे इंडिया के साथ नहीं होंगे और ना होने। दूसरा, हमारे जो बलगान हैं वो जो हुकूमत में बैठे हैं, सबसे बड़ा मसला ये है। जैसे मैंने बात की 1980 से वर्ल्ड व्यू तब्दील नहीं हुआ। 1980 की जनरेशन 2023 में बैठी है, वो हमारे लिए क्या सोचेगी। एक बहुत ज़बरदस्त एक और आर्टिकल मैंने लिखा था, जीरोंटोक्रेसी वाज यूथ बैटल फॉर पाकिस्तान फ्यूचर। उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि जब हमारी हुकूमत में ही बुजुर्ग 70 साल के लोग बैठे हैं, उन्होंने हमारी जो मीडियन एज है यूथ की 60%, 23 ईयर है, वो हमारे लिए क्या उन्होंने सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना। उन्होंने आपस में लड़ते रहना है, आपस की प्रिविलेजेस होंगी, मिल मिला के इधर उधर उन्होंने सीटें बांटनी है। तो ये सिस्टम तो वर्क नहीं करेगा। तो बेस्ट सिस्टम है कि सिस्टम को रिप्लेस किया जाए। उस सिस्टम का रिप्लेसमेंट जो है, वो हल जो है, वो यूथ का जो है, वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। जब तक यूथ को स्पेस नहीं मिलेगी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तो मेक रीड, आप आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, और अगर आप ये वीडियो भी देखना